वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि चवैनिंग के तीनों डिसाइपल्स एक न्यू मेंबर शिया शिनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं चवैनिंग को नहीं पता कि वो कैसे वापस दोबारा पहले जैसा हो जाए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। फैदर कबीला यानी कि ज़ूकी, जिसे लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरह इमॉर्टल्स नहीं हैं, बल्कि ये लोग हाफ इमॉर्टल्स होते हैं और हाफ डीमन ब्लडेड होते हैं। लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में ये लोग सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि ये इमॉर्टल्स नॉर्मल कल्टीवेशन की दुनिया के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परिचित रहते हैं। इनको ज़्यादातर फैदर कबीले के नाम से जाना जाता है, जो कि जीव हुआ माउंटेन पर पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में रहते हैं। ये लोग इंसानों की दुनिया में तभी आते हैं जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, ताकि इंसानों की मदद कर सके और उन्हें कुछ सिखा सके। पिछले जन्म में जब मोरान अपनी शक्तियों के चरम सीमा पर था और इस दुनिया पर हुकूमत मचाने के लिए लगा पड़ा था, तो फैदर कबीले के लोग झुंड में मोरान से लड़ने आए थे। लेकिन उनकी शक्तियाँ ताक्शिंजुन के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसने उस वक्त पर ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन मोरान ने इन सब का पीछा करा और एक एक को पकड़कर बहुत ही बेगैरत तरीके से मार डाला। ये लोग उसके पैरों में पड़कर भीख मांग रहे थे, लेकिन मोरान ने इनकी एक नहीं सुनी और फैदर कबीला एक दिन में ही जलकर खाक हो गया। अगर उस वक्त को याद करो तो वो वक्त इतना ज़्यादा डरावना था कि मोरान अगर उसके बारे में सोचे भी तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। जब कभी वो उस जंग के बारे में सोचता है तो उसे वो खुद लगता है कि वो सच में एक हैवान बन चुका था। आखिर पिछले जन्म में इतना घातक वो कैसे हो सकता है? लेकिन फ़िलहाल के समय में उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं कि वो फैदर कबीले से मुकाबला कर सके। और ऊपर से फैदर कबीले के लोगों में एक अलग तरीके का खून पाया जाता है, जिनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होती हैं कि शिशेंग पीक में केवल कुछ ही लोग होंगे जो फैदर कबीले के लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। मोरान जब पिछले जन्म के बारे में सोच रहा था तो उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था कि जब शुमेंग मोरान की ओर देखता है तो वो भी घबरा जाता है और कहता है, दिक्कत क्या है? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? मोरान नीचे देखता है और कहता है, कुछ नहीं, वो बस भागने की वजह से। बात दरअसल ये थी कि जब फैदर कबीला आया था, वहीं से ही शिमी के मरने के दिन चालू हो गए थे। मोरान अगर पिछले जन्म में शिमी के मरने के बारे में सोचे तो वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसे ये भी चीज़ परेशान कर रही थी कि पिछले जन्म में फैदर कबीला बहुत बाद में आया था, लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों आ गया और इस जन्म में चीज़ें इतनी बदल क्यों रही हैं। और मोरान खुद को रोक नहीं पाता और शिमी का हाथ पकड़ लेता है। शिमी उसकी ओर देखता है। क्या हुआ? मोरान अपना सिर नाक की ओर हिलाता है और तभी शू ज़ेंगयोंग कुछ बातें कहने लगता है जो कि डिट्टो पिछले जन्म जैसी थी। आप सब लोगों को मैंने यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि फैदर कबीले के कुछ साथी यहाँ पर परीक्षण करने आए हैं। ये लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में दोबारा आए हैं, जैसे कि 80 साल पहले आए थे। जब भी हमारी दुनिया पर कोई विशेष संकट आने वाला होता है तो पीच ब्लॉसम स्प्रिंग से ये फैदर कबीला हमारी मदद करने आता है। और वो थोड़ा रुकते हैं और डिसाइपल्स की ओर देखने लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूतों की नगरी का वो बैरियर असल में भगवान फुक्शी ने बनाया है, लेकिन इतने सालों से वो बैरियर कमज़ोर होता जा रहा है और दिन पर दिन उस बैरियर की शक्तियाँ कम पड़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम सब के सहयोग से हम इस बैरियर को हमेशा सही करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तभी शुमेंग कहता है, पिताजी बकवास कर रहे हैं। किसका सहयोग? केवल हमारे शिजुन ही हैं जो यहाँ पर काम करते हैं इस बैरियर पर। और शू ज़ेंगयोंग कहता है, लेकिन दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये बैरियर जल्दी ही टूटने वाला है। जिस तरह से
80 साल पहले टूटा था। और अगर इंसानी दुनिया और भूतों की नगरी में आगे जाके कोई बैरियर नहीं रहा तो कई सारे भूत पिशाच अंदर इंसानी नगरी में आ जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को समस्या आएगी। इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसीलिए फैदर कबीले के कुछ साथी इंसानी दुनिया के हर कबीले में जाकर कुछ ऐसे ही युवाओं को तराश रहे हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर और शक्तिशाली है, ताकि वे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में जाकर अपनी शक्तियों का अध्ययन कर सकें और सेक्लूशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा विद्याएं सीख सकें। शू सेंग्योंग की ये बात सुनकर सारे डिसाइपल्स एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि फैदर कबीले के लोग आए हैं और अब वो लोग उनको पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में ले जा सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे अमर लोगों की बस्ती कहा जाता है। और सब लोग यही चाह रहे थे कि फैदर कबीले के लोग उनमें से किसी को चुने। केवल उन सब में से मोरान ही था जिसे ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि उसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। यूजुअली देखा जाए तो मोरान में एक खूबी है कि उसके मन में जो होता है वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देता, कि कोई कभी बता भी ना पाए कि मोरान फ़िलहाल चिंता में होगा। मगर अभी जो उसके साथ हो रहा है कि वो चाह कर भी अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहा। आखिरकार ये बात शिमी के जीने मरने की है। पिछली ज़िंदगी में शिमी को चुना गया था और वो ही कल्टीवेशन के लिए पीच ब्लॉसम स्प्रिंग गया था, और उसके आने के कुछ समय बाद ही वो बैरियर टूटने लग गया। उसमें इतना बड़ा छेद हुआ था कि कई सारे भूत इंसानों की दुनिया में आने लग गए। शिमी भी चवेनिंग के साथ था ताकि उस बैरियर को रिफॉर्म कर सके। दोनों ही अपनी अपनी जगह उस बैरियर को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी शिमी चवेनिंग के बराबर शक्तिशाली नहीं था। और जब बाकी भूतों को पता लगा कि ये बैरियर बंद होने वाला है तो सारे भूत शिमी के पीछे पड़ गए और उसकी शक्तियों को चूसने लग गए। क्योंकि शिमी बैरियर बनाने में बिजी था तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, और वो भूत इतने घातक हो गए कि उन्होंने शिमी के दिल पर वार करना चालू कर दिया। और चवेनिंग ने उसने अपनी एक उंगली नहीं उठाई कि एक दफ़ा शिमी की मदद कर कर उन भूतों को वहाँ से भगा सके। और शिमी उस ड्रैगन पिलर से नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी शिमी कोशिश कर रहा था कि जितनी भी शक्तियाँ उस पर बची हैं वो उसे उन बैरियर को ठीक करने में लगा दे। लेकिन अफसोस वो ये भी नहीं कर पा रहा था। और उस रात जब बर्फ़ गिर रही थी और उस बर्फ़ की रात में शिमी ने अपना दम तोड़ दिया। शिमी के ऊपर बर्फ़ इस तरह से गिर रही थी जैसे उसके शरीर को वो थक रही हो, और ना ही उस दौरान किसी को शिमी की पड़ी थी कि वो जिंदा रहे या नहीं। जैसे कि शिमी उनके लिए एक बर्फ़ की तरह था जो उस रात आसमान से गिर रही थी। और ना ही शिमी चवेनिंग की तरह कोई महान इंसान था कि उसकी मौत पर किसी को कभी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके जीने मरने से दुनिया नहीं बदलती, वो ऐसे ही चलती है जैसे चले आ रही थी, और ये मान लेती है कि जीना मरना तो लिखा ही हुआ है। लेकिन जो इंसान उस आम इंसान को पसंद करता है जिसकी मौत हुई है, वो उसको कैसे भूले। उस बर्फ़ की रात में मोरान ने शिमी को पकड़ा हुआ था और उसकी बाहों में ही शिमी की सांसें धीमी होती जा रही थी। वहीं मोरान अपने घुटनों पर आ चुका था और चवेनिंग से भीख मांग रहा था कि बस एक दफ़ा उन दोनों को देख ले, बस एक दफ़ा उनकी मदद कर दे। लेकिन उस वक्त चवेनिंग ने बस उनको देखा और एक निगाह देखने के बाद वो वापस बैरियर बनाने को चला गया। चवेनिंग ने अपने डिसाइपल के बजाय उस बैरियर को चुना ताकि उसका इस दुनिया में सम्मान बना रहे। वहीं मास्टर डिसाइपल के रिश्ते को उसने कहीं भी नहीं समझा। क्या मजाक है। देखो गाइस, चवेनिंग के बारे में ये सब मैं नहीं सोच रही हूँ, मोरान सोच रहा है। जो चीज़ें चवेनिंग पसंद करता है, जिन चीज़ों की उसको चिंता रहती है, जिन चीज़ों के लिए
वो बस पीछे पड़ा रहता है। वो और कुछ भी नहीं, बस एक मजाक है। जैसे कि चवन्नी को बारिश की आवाज़ पसंद है, उसको कवितों की कविताएं पसंद हैं, क्योंकि वो बहुत सख्त शब्दों में अपनी कविताओं से विवरण करते हैं। और जैसे कि चवन्नी को चिंता बसंत के आने से पहले जो फूल खिलने वाले होते हैं उनकी होती है, पतझड़ के आने से पहले जो कीड़े मर रहे होते हैं उनकी होती है। अगर कहीं जंग होने वाली होती है तो चवन्नी को उस जंग की चिंता होती है, केवल इसीलिए क्योंकि उस जंग की वजह से आम नागरिकों को परेशानी होगी। जैसे कि चवन्नी ने उन्हें हमेशा सिखाया है कि हमेशा धर्म का पालन करो, खुद से पहले लोगों को रखो। लेकिन मोरान ऐसा कुछ नहीं सोचता। मोरान की नज़र में लोगों को तो भाड़ में जाने दो। जिन लोगों को वो जानता तक नहीं तो वो उनकी चिंता क्यों करे? आखिर उसको क्या पड़ी है कि वो जिए या मरे? अगर चवन्नी को जो बारिशों की आवाज़ पसंद है वो बंद हो जाए, या फिर जो फूल खिल रहे हैं वो खराब हो जाए, मोरान को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बारिश एक आम बारिश है। पौधों का खिलना ना खिलना उसके लिए बस वो एक पौधे हैं। वहीं आम नागरिक, उनको तो वो एक कागज़ की तरह मानता है। आखिर उनकी किसको ही चिंता हो सकती है, और क्यों ही करनी चाहिए? और क्योंकि मोरान और चवन्नी की सोच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मोरान को लगता है कि चवन्नी और कुछ नहीं बल्कि एक पाखंडी है, जो अपनी बातों से बस पाखंड फैलाता है कि ना जाने उसका दिल कितना बड़ा नहीं है, कि अगर वो चाहे तो एक बार में पूरी दुनिया को संजो के रख सकता है। लेकिन असलियत में उसके पास दिल ही नहीं है। जब उस इंसान के पास अपने डिसाइपल के लिए, जिसके साथ वो रोज़ रहता है, उसके लिए ही उसके दिल में जगह नहीं है, तो फिर वो दिल किस बात का दिल है? और आगे जाकर मोरान खुद गुस्से में चवन्नी से ये सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा दिल दुखा? क्या तुम्हें जरा भी फर्क पड़ा? तुम्हारे हिसाब से लोगों को पहले रखना चाहिए, लेकिन खुद देखो, तुम जिंदा हो और शिमी, वो तो मर गया, जबकि वो तुम्हारा ही कहा मान रहा था। वो केवल तुम ही हो जिसने शिमी को मारा। तुम पाखंडी हो, तुम झूठे हो। क्या तुम्हारे पास दिल भी है क्या? वो इसी तरह से चवन्नी से सवाल करता है। जब शिमी उस जगह से गिर गया था, वो तुम्हें बार बार पुकार रहा था, शिजुन शिजुन, लेकिन क्या एक दफा भी तुमने सुना? तुमने उसे सुना क्या? तुमने क्यों नहीं बचाया उसे? क्यों? चुवन्नी, तुम पत्थर दिल हो। तुमने कभी भी हमारी परवाह नहीं करी, कभी किसी की भी परवाह नहीं करी। लेकिन बाद में सब वैसे ही हो जाता है जैसे होना था। पूरी कल्टीवेशन दुनिया चवन्नी का सम्मान करने लगती है, उसको अपना एक हीरो मान लेती है। एक तरह से देखा जाए तो वो राजा ही था, बस उसके पास गद्दी ही तो नहीं थी। और उनमें से किसी ने भी शिमी के बारे में नहीं सोचा। शिमी के मरने का तो किसी को ख्याल तक नहीं आया, जबकि चवन्नी ने दुनिया के लिए अपने डिसाइपल का सौदा करा। इस सो कॉल्ड दुनिया की शांति के लिए अपने डिसाइपल को मरवा दिया। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि चवन्नी यहाँ पर गलत था। केवल मोरान ही था जिसको चवन्नी के हाथ खून के लग रहे थे, जिसको चवन्नी का वो ताज, जो कि दुनिया ने उसे सहारा था और वो दिखता नहीं था, वो केवल शिमी की मरी हुई हड्डियों से बना था। चवन्नी की सक्सेस शिमी की मौत के दम पर है। और जब मोरान ये चीज़ पिछली ज़िंदगी में होते हुए देख रहा था तो उसे ये चीज़ दिल से पसंद नहीं थी। तभी मोरान को किसी की आवाज़ आती है, हे बच्चे, हे सुन रहे हो? और वो इंसान अपना हाथ मोरान के माथे पर रखता है और मोरान अपनी सोच से बाहर आता है और उन यादों से भी। उसके आगे फैदर कबीले की एक महिला थी जो कि बहुत प्यारी थी और जेंटली
उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। क्या हुआ, अभी से ही भाग रहे हो, जबकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमको मिलने वाली है। मोरान अपनी पूरी कोशिश करता है कि अपने आप को ठीक से एक बच्चे की तरह ढाल ले। मैम, आप क्या कह रही हैं? मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे असल में दिन में सपने देखने की आदत है और मैं तब से चाह रहा था कि आप लोग मुझे भी चुनें, जिसकी वजह से मैं अपने ख्यालों में ही खो गया कि पीच ब्लॉसम स्प्रिंग कैसा दिखता होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। और मोरान को पता लगता है कि जब मोरान अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी फैदर कबीले के लोगों ने डिसाइपल्स को चुनना चालू कर दिया था। लेकिन मोरान इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके आगे क्या चल रहा है। और वो सामने खड़ी महिला मुस्कुराती है और कुछ ऐसा कहती है जिसके बारे में मोरान ने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर है और तुम्हारी कल्टीवेशन भी अभी से ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और अगर तुम पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जाने के लिए इतने ही ज़्यादा इच्छुक हो तो चलो मेरे साथ। मोरान मन में सोचता है, तो चलो मेरे साथ? क्या? लेकिन पिछली जिंदगी में तो केवल चुवेनिंग और शिमी ही चुने गए थे, लेकिन इस दुनिया में ऐसा क्यों? वो इतना ज़्यादा शौक था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन लोगों को लगता है कि वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता, तो वो भी मोरान के इस रिएक्शन पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा, बस जलन से मोरान की ओर देख रहे होते हैं। और वो औरत मोरान को दांगशी हॉल के स्टेज तक ले जाती है। मोरान का दिल एकदम हैमर की तरह धड़क रहा था। चीज़ें सही में इस जिंदगी में काफ़ी बदल चुकी हैं, लेकिन मोरान नहीं जानता कि ये चीज़ें इस जिंदगी में बेहतर के लिए हैं या फिर बदतर के लिए। और आखिर ये चीज़ें बदल क्यों रही हैं? लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है कि कम से कम वो भी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा सकता है। अगर वो भी उन फैदर कबीलों के साथ उधर शिक्षा लेगा तो उस बैरियर को ठीक करने के लिए सारा जिम्मा शिमी पर नहीं आएगा। मोरान कोई धार्मिक आदमी नहीं है और ऊपर से वो 2 जिंदगियां जी रहा है, लेकिन फिर भी उसे अब तक समझ नहीं आया कि लोगों को खुद से पहले क्यों रखा जाता है। लेकिन उसे ये पता है कि शिमी ऐसा इंसान है जिसने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोरान की परवाह करी है, और शिमी के आगे मोरान किसी को भी कहीं बर्दाश्त नहीं करता कि अगर उसे खुद को भी मारना पड़े तो वो खुशी खुशी अपनी लाश शिमी के हवाले कर देगा। जब तक शिमी जिंदा है, खुश है, मोरान सब कुछ उसके लिए ही कुर्बान कर देगा। और जब वहाँ सब औरतों ने अपने अपने लोग चुन लिए तो वो सब उन डिसाइपल्स को स्टेज तक ले आते हैं, और जब मोरान उन सबको देखता है तो वो चौंक जाता है। पिछली जिंदगी से काफ़ी कुछ बदल चुका है। शिमी पहले की तरह ही अब भी यहाँ पर चुना गया था, लेकिन क्योंकि चुवेनिंग अभी सेक्लूशन में है तो चुवेनिंग को वो लोग नहीं चुन पाते। लेकिन उसकी जगह शुआंगजी एल्डर का डिसाइपल शियाशिनी को चुना जाता है, और ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि शुमैंग तक को चुना जाता है कि वो भी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में शिक्षा लेगा। जब उनमें से एक इनवॉय से पूछा गया तो वो बताती हैं कि शुमैंग में से उन्हें हथियारों के देवता गोचिन की जो तलवार थी उसकी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं, जिसे देख उन्हें ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। आखिर हथियारों के देवता गोचिन को किसी ने नहीं देखा आज तक। और वहीं शिशेंग पीक के क्लॉक टावर पर एकदम से घोषणा होती है, लोअर कल्टीवेशन में शिशेंग पीक की तरफ से जो डिसाइपल्स चुने गए हैं वो हैं शूजेमिंग, मोवियू, शिमिंगजिंग और शियाशिनी। शिशेंग पीक की तरफ से 4 डिसाइपल्स चुने गए हैं जो कि अमर नगरी में प्रस्थान करेंगे। और ये घोषणा करने के बाद वो शख्स शू सेंगयोंग की ओर देखता है, और शू सेंगयोंग अपना जादू कर कर एक चिड़िया के थ्रू वो खबर बाकी कबीलों में पहुंचा देता है। वहीं फैदर कबीले से एक महिला बोलती है, ये चारों असाधारण व्यक्ति हैं, योग्यता में उपयुक्त और अपने चरित्र में सच्चे हैं, इसीलिए हमने इन चारों को चुना है। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में शिक्षा लेना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, और तो और ये होली वेपन मिलने से भी ज़्यादा
बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो किसी को भी अगर ये मौका मिले तो कोई भी इसके लिए इनकार नहीं करेगा। ऊपर से उन लोगों को मौका मिलेगा कि भूतों की नगरी से जो बैरियर बना हुआ है उसको वो लोग वापस ठीक कर सकते हैं, जो कि एक धार्मिक कार्य है और कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। अगर वहाँ सेक्लूशन में समय की बात करी जाए तो कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, या फिर 5 साल तक लग सकते हैं। किसी को समय के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फैदर कबीले के लोग भी भावुक थे। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ इस दुनिया में नया साल शुरू होने वाला है, तो वो लोग इन चारों डिसाइपल्स को रोक लेते हैं और चाहते हैं कि अपने घर में एक बार वो नया साल मना लें। उसके बाद ये लोग आकर उन चारों को ले जाएंगे और जीव हुआ माउंटेन में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में उनकी शिक्षा चालू हो जाएगी। वहीं फिर शाम को जब मुरान सोच रहा होता है कि वो शिमी के साथ पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा पाएगा, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी पल में गायब हो जाती है और वो मुड़कर शिशंग पीक की उस चोटी को देखने लगता है जहाँ पर रेड लोटस पैविलियन है। और मुरान के कदम अपने आप ही धीमे होने लगते हैं और तुरंत ही वो रुक जाता है। वो वहीं खड़ा हो गया था और उस चोटी की ओर देखने लग रहा था। उसके मन में ये बात आती है कि चुवैनिंग कई दिनों से सेक्लूशन में है। इस जिंदगी में जो नफरत मुरान के मन में चुवैनिंग के लिए है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। भले ही वो बार बार उन बातों को वापस याद कर कर कोशिश करता है कि चुवैनिंग की निगाहों को ना भूले, जब उसने उसको और शिमी को वहीं बेसहारा छोड़ दिया था। पर फिर भी कुछ वक्त आ जाते हैं जहां मुरान को चुवैनिंग की परवाह होने लगती है, या फिर वो उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से वो अक्सर चुवैनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। वहीं मुरान के साथ शियाशिनी भी उसके संग ही चल रहा था। मुरान को बीच में ऐसे खड़ा देख ऊपर से रेड लोटस पैविलियन की ओर इस तरह से मुरान को देखते हुए चुवैनिंग का दिल हल्का सा धड़कने लगता है और वो पूछता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मुरान कहता है, शाओशिदी, क्या तुम्हें लगता है हमारे जाने से पहले वो वापस आएंगे? चुवैनिंग पूछता है, वो कौन? मुरान थोड़ा रुकता है और अपनी सोच से बाहर आता है और छोटे चुवैनिंग की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जब से मुरान अपना वक्त इस छोटे से शिदी के साथ बिता रहा है, उसको समझ आ चुका है कि ये शाओशिदी काफ़ी चालाक है, ऊपर से अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समझदार भी। इसीलिए मुरान शाओशिदी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और वो बोलता है, मैं अपने शिजुन की बात कर रहा हूँ, युहैंग एल्डर। चुवैनिंग कहता है, मैं समझा, और मुरान आहें भरता है। आज से पहले उन्हें कभी इतना समय नहीं लगा। जब भी वो सेक्लूशन में गए हैं, इससे पहले ही आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिनचंग लेक में उन्हें जो घाव लगा था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था? चुवैनिंग के लिए पहली बार था जहाँ उसने खुद से मुरान के मुंह से अपने बारे में बात सुनी थी। नहीं तो इतने समय से मुरान ने कभी भी इन सब के आगे चुवैनिंग का कोई जिक्र नहीं करा। चुवैनिंग वैसे जानता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो पूछे बिना रह नहीं पाता और बोलता है, क्या तुमको उनकी याद आती है? एकदम से ऐसे सवाल पूछने की वजह से मुरान हैरान हो जाता है और खुद से ही मन में पूछता है, क्या मुझे उनकी याद आ रही है? भले ही उसके मन में पिछली ज़िंदगी को लेकर चुवैनिंग के लिए काफ़ी नफरत भरी पड़ी है, लेकिन इस ज़िंदगी में चुवैनिंग ने अब तक मुरान के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करा, बल्कि इस चीज़ के बजाय चुवैनिंग ने हमेशा मुरान को बचाया है और खतरा आने से पहले खुद पर खतरा लिया है। चुवैनिंग ही वही इंसान था जो मुरान को बचाने के लिए खुद सिर से लेके पैर तक जख्मी हो गया था। तो इस जिंदगी में मुरान को समझ नहीं आता कि उसको चुवैनिंग से नफरत करनी चाहिए या नहीं।
और काफ़ी समय बाद मुरान जवाब देता है, हाँ, अब तक जितनी भी दफ़ा वो ज़ख्मी हुए हैं केवल मुझे बचाने के लिए हुए हैं। चिवेनिंग जब मुरान के एक्सप्रेशन देखता है तो उसको काफ़ी खुशी महसूस होती है। वो मुरान को कुछ कहना चाहता था ताकि उसको कंफर्ट कर सके, लेकिन वो कुछ कह पाता कि तभी मुरान उससे बोलता है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, इसीलिए मैं बस दुआ कर सकता हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। मैं उनका कोई कर्ज नहीं लेना चाहता। अभी जो चिवेनिंग को चंद सेकंड की जो खुशी मिली थी वो चंद सेकंड में ही गायब हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे उसके दिल की धड़कन रुक चुकी है और चिवेनिंग वहीं खड़ा रहता है और उसे लगता है कि वो सच में एक मजाक का पात्र है। मुरान से वो पहले ही सुन चुका है कि उन दोनों के बीच केवल एक मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता है, लेकिन फिर भी बार बार चिवेनिंग इन बातों को सोचता रहता है और हमेशा वो खुश हो जाता है कि शायद जरा सी होप उसे मिलेगी, जरा मुरान चिवेनिंग के लिए हल्की सी परवाह दिखाएगा। चिवेनिंग ने मुरान के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जहां मुरान एक आग की तरह था और चिवेनिंग वो पतंगा था जो बहुत जिद्दी था और इर्द गिर्द उस आग के चक्कर लगाता है, जबकि वो ये खुद जानता था कि उसके करीब जाते ही वो हमेशा जल जाता है, लेकिन फिर भी वो पतंगा खुद को रोक नहीं पाता और हर बार वही गलती करता है जिससे उसकी उम्मीदें हमेशा जल के राख हो जाती हैं। वो सच में किसी को भी इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकता सिवाय खुद के। चिवेनिंग मुस्कुराता है। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो रोनी सी थी और वो बोलता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम उनके डिसाइपल हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तुम एक कर्ज के पात्र बनो मुरान। जो भी वो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। और मुरान शियाशिनी की ओर देखने लगता है। और तुम इतने छोटे हो लेकिन हमेशा एक बड़े आदमी जैसी बातें करते हो और देखते भी ऐसे हो जैसे मुझसे भी बड़े हो। ये बात वो हंसते हुए कहता है और शियाशिनी का सिर सहलाने लगता है। मुरान चिवेनिंग का सिर सहलाए जा रहा था। शुरुआत में चिवेनिंग कोशिश कर रहा था कि इस बात पर हंस सके, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने सामने मुरान को देखता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और शियाशिनी प्यार से कहता है, मुरान, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता और छोड़ो मुझे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, मुरान बेवकूफ़ है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका शिदी काफ़ी उदास हो चुका है। ऊपर से उसको आदत हो चुकी है कि अपने शाहशुदी के साथ ऐसे ही मस्ती करता रहे और उसकी टांग खींचता रहे और वो ज़रा भी संकोच नहीं करता और शियाशिनी का गाल पिंच करने लगता है। शियाशिनी के वो नर्म गाल जैसे ही मुरान की उंगलियों में आते हैं, मुरान तभी शियाशिनी की ओर देखकर एक लंबी सी मुस्कान देता है। क्या हुआ? आखिर शाहशुदी अब किस बात से नाराज है? वहीं चिवेनिंग मुरान की आंखों में उस बच्चे को देख रहा था। जब चिवेनिंग खुद को देख पा रहा था कि किस तरह से उसके गालों को पिंच करा गया है और कितनी भद्दी मुस्कान वो मुरान के आगे पेश कर रहा है, जैसे कि वो एक फनी लुकिंग मॉन्स्टर हो, और वो कहता है, छोड़ो मुझे। मुरान को अब भी नहीं समझ आता और अब भी वो शियाशिनी को परेशान कर रहा होता है। ओके ओके, गुस्सा मत करो शिदी। अच्छा, मैं अब तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम बड़े लोगों जैसे बर्ताव करते हो, ठीक है? चलो अब इधर आओ, हम वापस पट्टी कर लेते हैं। मुझे शीगा बुलाओ। शीगा एक सीनियर को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। चिवेनिंग फिर कहता है, मुझे जाने दो। मुरान कहता है, मैंने कहा ना, अच्छे से बर्ताव करो। मुझे शीगा बुलाओ तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ओस्मंथस केक भी दिलाऊंगा। और अब चिवेनिंग खुद को रोक नहीं पाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी पलकें हल्की सी लड़खड़ा रही थी और फिर वो रोनी आवाज में कहता है, मोरान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मुझे सच में तुम्हारे साथ और नहीं खेलना। क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? छोड़ दो मुझे मोरान, ठीक है? और चिवेनिंग अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है ताकि उसमें से आंसू ना गिरे। लेकिन जिस तरह से वो रोनी आवाज में बोला था उससे मोरान को समझ आ रहा था। और शियाशिनी कहता है, मोरान मुझे दर्द होता है। और वो मन में सोचता है, मुझे दर्द होता है कि एक इंसान को अपने दिल में इतनी करीब जगह दे देना कि वो मेरे मन में अंदर तक बस चुका है। ठीक है, अगर वो इंसान मुझे नहीं चाहता, कम से कम मैं तो उसे चाहता हूँ। मैं उसकी परवाह कर सकता हूँ और इस इंसान को शांति से बचा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं मोरान को नहीं पा सकता, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उस इंसान की हमदर्दी, उसकी नर्मता सबको दी जाए, लेकिन चिवेनिंग को केवल वो इंसान कांटे दे, हर वो कोशिश करें जिससे चिवेनिंग निराश हो जाए। चिवेनिंग मोरान को अपने दिल में रखता है और जब भी मोरान वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो चिवेनिंग को बहुत चोट पहुँचती है। हर दिन मोरान कुछ ऐसा करता है कि चिवेनिंग के नए जख्म वापस उभर आते हैं, जबकि पुराने जख्म तो भरे भी नहीं थे अच्छे से। और तभी उस वक्त चिवेनिंग को एहसास होता है कि भले ही वो इस इंसान से प्यार की उम्मीद नहीं करता, लेकिन हर वो पल जब चिवेनिंग मोरान को अपने दिल में रखता है तो उसको वो चीज़ दुखती है। चिवेनिंग नहीं जानता कि ना जाने किस वक्त तक ये दर्द चिवेनिंग सहता रहेगा। वो नहीं जानता कि कब उसकी ये सीमा पार होगी। वहीं मोरान भी नोटिस करता है कि शियाशिनी के साथ आज कुछ तो अलग है और वो एकदम से चिवेनिंग से अपना हाथ हटाता है और शियाशिनी के लाल गाल को सहलाने लगता है, जो कि मोरान के पिंच करने की वजह से लाल हो गया था। उसको नहीं समझ आ रहा था कि अब इस बच्चे को चुप कैसे कराए। वहीं इस बर्ताव से चिवेनिंग को ख्याल आता है कि इस बच्चे के शरीर में रहना बुरा नहीं है। कम से कम इस वजह से वो खुल के कह तो सकता है कि उसे दर्द हो रहा है। वो किसी के आगे रो सकता है अगर उसका रोने का मन कर रहा है तो। कम से कम इस रूप में मोरान उसकी परवाह तो कर रहा है और चिंता से उसकी ओर देखता तो है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में चिवेनिंग कभी नहीं सोच सकता कि मोरान उसके लिए कभी भी ये सब करेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर न्यू ईयर का है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि फाइनली शियाशिनी बड़ा हो जाएगा, यानी चिवेनिंग के रूप में आ जाएगा। अब वो कैसे होगा वो जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।